नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 स्पेशल जीके के 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें से एक वीडियो आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करना। ये आपका पार्ट 2 है। इसमें अपन स्टैटिक जीके देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हिमालय से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस कवर किए थे, और इसमें टॉपिक 2 में स्टैटिक जीके में ये सभी सब टॉपिक कवर होने वाले हैं। महाजनपद और राजधानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेषकर स्टैटिक जीके में उन सभी टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा जो टीसीएस अभी जो 2023-22 के एग्ज़ाम हुए एसएससी वगैरह के, उनमें बहुत बार रिपीट हुए हैं, उनको सबसे पहले कवर करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक 2 में महाजनपद और राजधानी होगी कवर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भारत में नव वर्ष के सभी 20 त्यौहार जो विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से आते हैं, नव वर्ष के जितने भी फेस्टिवल हैं इंपॉर्टेंट, वो कवर हो जाएंगे। भारत के सभी फसल फेस्टिवल, तो हार्वेस्टिंग जो फसल के उत्सव हैं, वो सवाल आपने देखा होगा यदि प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक हैं। शास्त्रीय भाषा से अभी एसएससी के 2023 में के एग्जाम में बहुत सी शिफ्ट में शास्त्रीय भाषा का बार बार सवाल रिपीट हो रहा था, ये टॉपिक कवर करेंगे। हिंदी भाषा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। राज्यों के मार्शल आर्ट, राज्यों के जितने भी इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है वो किस राज्य से संबंधित है, और उन मार्शल आर्ट से संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी इंक्लूड रहेगा। पारंपरिक खेल है, ट्रेडिशनल खेल काफ़ी है वो, और किस राज्य से वो संबंध रखते हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और बौद्ध संगीतिया, टोटल जो 6 बौद्ध संगीति है 4+2, तो ये सभी इस वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। एक बार आप टॉपिक देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, उसके बाद दोबारा रिवीजन के रूप में आप पीडीएफ फाइल में रिवाइज करेंगे तो चीज़ें और आपके लिए आसान हो जाएगी। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेकआउट करना। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं महाजनपद और राजधानी की। टोटल आपको पता होगा 16 महाजनपद है। तो इन 16 महाजनपद की क्या राजधानी है, और प्रत्येक महाजन संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट वो कहाँ पर है, और उनका कोई शक्तिशाली शासक था तो कौन था। बात करें यहाँ पर, देखिए जो न्यू कैंडिडेट हैं इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जीके के अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। स्टैटिक जीके, सब्जेक्ट के जीके, साइंस और करंट अफेयर्स हैं आपको तैयार करना है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी जीके के आपके जो 50 ये पूरा पोर्शन आ रहा है स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह, 50 में से साइंस और करंट अफेयर्स आप तैयार कर देंगे तो 40 सवाल आप करेक्ट है वो कर सकते हो, यदि आपने अच्छा खासा एफर्ट डाला है यहाँ पर रिवीजन में। देखिए महाजनपद की बात करें, 16 महाजनपद और राजधानी में काशी है। इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी, ध्यान रखना, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। राजधानी वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित थी। यहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो काशी महाजनपद का था वो था ब्रह्मादत्त, काशी ब्रह्मा, ठीक है। प्रारंभ में यही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आपको पूछ ले प्रारंभ में 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो आप कहेंगे काशी महाजनपद प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली था। ब्रह्मादत्त इनका शक्तिशाली शासक था। काशी जो महाजनपद है ये वरुणा और अस्सी, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी यानी वरुणा और अस्सी, ठीक है, इन नदियों के बीच स्थित था। नेक्स्ट यहाँ पर कौशल महाजनपद। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यदि अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मान लेते दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, तो आपकी तैयारी 50% अभी भी अधूरी है। न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट से जुड़ जाइएगा। मॉक टेस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कीजिएगा। टेक्स्ट बुक पास ले लेना है। पास में आपको 700+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 700+ का मतलब जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं ना, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल यहाँ पर 24 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और पास प्रो की ये बात कर रहा हूँ। पास प्रो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है टेक्स्ट बुक का, और पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। दिल्ली पुलिस के स्पेशल यहाँ पर 216 आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल वगैरह। तो पास प्रो पर अभी ऑफर चल रहा है, लाभ उठा सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड यूज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकेंड महाजनपद कौशल, कौशल सारस्वती, ठीक है, कौशल है सारस्वती इसकी राजधानी। आपके पास कौशल है, कौशल जैसे ट्रिक के रूप में आपके पास कौशल यानी स्किल है आपके पास, तो बिल्कुल सरस्वती है वो आपके मुंह पर बोलेगी, स्किल होना चाहिए। कौशल सरस्वती। वर्तमान जो अवध का क्षेत्र है ना, वो इस कौशल महाजनपद के अंतर्गत अवध का क्षेत्र आता था, ध्यान रखना। राजधानी जो सरस्वती है ये राप्ती नदी, सरस्वती राप्ती, इसके तट पर बसी हुई थी। यहाँ का जो शक्तिशाली शासक था वो था इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु है फैमिली का शासक था जिसका नाम था प्रसेनजित। तो कौशल स्किल है तो आप किसी को भी प्रश्न कर देंगे। प्रसेनजित और सरस्वती इसकी
राजधानी आपको पूछे तो ध्यान रखना। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग है वो चंपा, अंग चंपा। ये वर्तमान जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला है ना, वहाँ पर ये महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा है। यहाँ का शासक है वो दधिवाहन महावीर स्वामी का भगत था। अंग चंपा ध्यान रखना। चौथा महाजनपद है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। चेदी महाजनपद है, चेदी है तो शक्ति। वर्तमान बुंदेलखंड में ये स्थित था चेदी महाजनपद। वश की बात करें कौशाम्बी। कौशाम्बी जो कैपिटल है वो वश की थी। कौशाम्बी है वश, वश पुत्र। तो कैसा पुत्र, कोशा कैसा पुत्र, कैसा वश, कौशाम्बी वश है। ये इस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक उज्जैन था। वश महाजनपद का शासक जब बुद्ध थे उस समय उज्जैन था। कौशाम्बी जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मा प्रभु की जन्मस्थली भी है। तो वश की कौशाम्बी है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी है ये वश जनपद है, यमुना नदी, ठीक है, आपका पुत्र यमुना नदी के किनारे। कुरु की बात करें आपके लिए इजी होगा। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सभी को पता होगा कुरु की इंद्रप्रस्थ है। वर्तमान में जो दिल्ली मेरठ थानेश्वर का क्षेत्र है ना वो कुरु है। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? कुरु का शासक बुद्ध के समय था कौरव्य। बुद्ध के समय कुरु का शासक कौरव्य, कुरु कौरव्य बुद्ध के समय। पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद की दो राजधानियाँ, एक अहिस्त्र और एक है दोस्तों यहाँ पर काम्पिल्य। दो अलग अलग कैसे? तो यहाँ पर उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दो भागों में विभक्त था। तो पांचाल है, पांच नहीं है, दो भाग हैं। तो पांचाल में एक भाग जो उत्तरी वाला है उसकी राजधानी अहिस्त्र है। पांच अहिस, पांच छत्तर, छत्तर। पांचाल की उत्तर की राजधानी अहिस्त्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है वो काम्पले है, साउथ की काम्पले। तो पांचाल की है अहिस्त्र और काम्पले, याद रखना। तो ये याद रखना काम्पल्य है, कंपलसरी है, पांचाल को याद रखना, काम्पल्य और अहिस्त्र। वर्तमान जो रुहेलखंड की बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र था, कन्नौज इसी के अंतर्गत आता था, ध्यान रखना। मत्स्य महाजनपद वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी मत्स्य है वो विराटनगर, सभी को पता होगा, इजी है। मत्स्य महाजनपद विराटनगर जो कि जयपुर के निकट स्थित है, इसका संस्थापक विराट था, तो विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी। मत्स्य काफ़ी विराट है, मछलियाँ समुद्र में बहुत ज़्यादा विराट। सुरसेन, सुरसेन मथुरा सभी को पता होगा। सुरसेन, सूर्य हैं जो शूरवीर है वो मथुरा के कृष्ण जी। सुरसेन मथुरा। शासक अवंती पुत्र, इसके जो मैन प्रसिद्ध शासक थे वो अवंती पुत्र, महात्मा बुद्ध का शिष्य। इसके द्वारा मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। सुरसेन मथुरा इसकी राजधानी है। अवंती पुत्र के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, तो अवंती पुत्र शासक सुरसेन मथुरा। अश्मक जो महाजनपद है इसकी राजधानी है दोस्तों पैठान बोल लो, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल, जो भी बोलो, ये इसकी राजधानी है, अश्मक है। अब अश्मक में पैठान है, प्रतिष्ठान है, अश्मक, ये सभी नाम है। ये दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी के तट पर अवस्थित था। तो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद आपको पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। दक्षिण में है तो अश्मक है, ठीक है, नाम ही ऐसा अश्मक है। साउथ में अश्रमक। और प्रतिष्ठान, अश्मक की राजधानी याद रखिएगा पैठान है, अश्मक प्रतिष्ठान है। और ये महाजनपद गोदावरी के तट पर है। पैठान जो अश्मक महाजनपद है गोदावरी के तट पर है। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। इक्ष्वाकु वंश है ये प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश। इसकी उत्पत्ति भगवान ऋषभ देव में हुई थी। नेक्स्ट अवंती महाजनपद आपको पूछ ले, साउथ का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो आप कहेंगे अश्मक है। अवंती की बात करें तो उज्जैन इसकी कैपिटल, महिष्मती इसकी कैपिटल, दो कैपिटल है। अवंती भी दो भागों में है, उत्तरी राजधानी उज्जैन है, अवंती उत्तरी उज्जैन, और दक्षिणी है अवंती की ये महिष्मती है। अब उज्जैन और महिष्मती राजधानियों के बीच में जो नदी थी, उज्जैन और महिष्मती राजधानियों के बीच में नदी है दोस्तों वेत्रवती, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेत्रवती नदी है। उज्जैन और महिष्मती, उज्जैन महिष्मती के मध्य वेत्रवती है। और ये अवंती महाजनपद है, इसकी कैपिटल उज्जैन उत्तरी और दक्षिणी है महिष्मती अवंती की, ठीक है। प्रसिद्ध शासक यहाँ पर चंड प्रद्योत महासेन। मगध के अलावा यही राज्य था जहाँ लोहे की खानें थी। मगध महाजनपद और अवंती, यहाँ पर लोहे की खानें हैं
वो थी दोनों में ही। तो अवंती में भी लोहे की खान है। उज्जैन महिष्मती इसकी कैपिटल, ध्यान रखिएगा। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। गांधार काबुल घाटी में अवस्थित था। मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास का क्षेत्र था। तो ये काबुल घाटी ध्यान रखना। जो गांधार महाजनपद है तक्षशिला, गांधार तक्षशिला काबुल घाटी में अवस्थित था। और आधुनिक जो पेशावर और आसपास का इलाका यहाँ से मुख्य केंद्र था। गांधार तक्षशिला याद रखिएगा। गंधार तक्षशिला, शिला है, शिला को गंदी मत कीजिएगा। कंबोज की बात करें, कंबोज महाजनपद दोस्तों हाटक या फिर राजपुर इसकी कैपिटल थी। कंबोज की हाटक थी, कंबोज हाटक। कम बोझ रखो, हटा दो दीजिए, ज़्यादा बोझ मत रखिएगा। ज़्यादा बोझ है तो उसको हटाओ, कम बोझ रखो। ज़्यादा है तो हाटक कर दो, हटा दो। जहाँ क्योंकि ज़्यादा बोझ होगा तो फिर राज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हाटक और राजपुर कंबोज की कैपिटल। गांधार का पड़ोसी राज्य था जो अफगानिस्तान में अवस्थित था। काम्बोज और हाटक इसकी कैपिटल है। ये काम्बोज गांधार का ही पड़ोसी राज्य था अफगानिस्तान में। कौटिल्य ने इसे वार्ता शस्त्रोजीवी संघ का है। कंबोज को कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोजीवी संघ, अब कंबोज है दोस्तों, कंबोज है तो वार्ता इजीली हो सकती है। तो वार्ता शस्त्रोजीवी संघ का है। कंबोज घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध था। और नेक्स्ट यहाँ पर महाजनपद वज्जी है। वज्जी वैशाली, वज्जी की वैशाली है, ठीक है, वज्जी वैशाली, व से वैशाली बिहार में जो स्थित है। वज्जी के गणराज्य बनने के बाद इसका राज्य संचालन अष्टकुल द्वारा होने लगा था। तो अष्टकुल है, ध्यान रखना। वज्जी का जो राज्य संचालन है वो अष्टकुल के द्वारा किया गया, अष्ट शासक अष्टकुल के द्वारा। इसकी राजधानी वैशाली गंडक नदी के तट पर अवस्थित थी। वैशाली कैपिटल वज्जी की गंडक नदी के तट पर है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। तो वज्जी और मगध के मध्य सीमा का निर्धारण गंगा नदी, ध्यान रखिएगा। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर नोट कीजिएगा। जो लिच्छवी गणराज्य है वो वैशाली का, तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है विश्व का प्रथम गणतंत्र गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली का है, ये इंपॉर्टेंट है। और वज्जी और मगध के बीच की जो सीमा का निर्धारण गंगा नदी है वो करती थी। तो वज्जी की कैपिटल है वैशाली और अष्टकुल का संबंध वज्जी से है, ठीक है। मल जो महाजनपद है इसकी राजधानी दोस्तों कुशीनगर और पावा है। उत्तरी राजधानी कुशीनगर है मल की और दक्षिणी राजधानी पावा है। वर्तमान उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है वो मल महाजनपद, वो देवरिया जिला है। बुद्ध की मृत्यु के बाद मलों ने अपनी आज़ादी वो खो दी थी। मल, कुशीनगर और पावा, उत्तरी राजधानी कुशीनगर और मल की दक्षिणी राजधानी पावा। मल को कुछ मल पाओ, मल कुशीनगर पावा, ठीक है। मगध, अब 16वां महाजनपद मगध है। मगध की राजधानी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, तो गिरिव्रज या फिर राजगृह है, ये मगध की राजधानी है। बाद में पाटलिपुत्र भी थी और वर्तमान पटना या गया जिला इसमें शामिल है मगध में। राजधानी गिरिव्रज या फिर वर्तमान राजगीर आप कह सकते हो। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है दोस्तों। मगध का उल्लेख अर्थवेद में। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। कीकट भी मगध को नाम दिया गया है। और बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। तो मगध के बृहद्रथ और जरासंध हैं वो राजा थे। गिरिव्रज और राजगृह इसकी कैपिटल है और अर्थवेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये 16 महाजनपद एक बार और ब्रीफली आप देख सकते हो। काशी की राजधानी वाराणसी है, कौशल की सारस्वती है, अंग की चंपा है, चेदी की शक्तिमती है, वश की कौशाम्बी है, ठीक है, वक्ष, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की अहिस्त्र उत्तरी और काम्पली दक्षिणी है, मत्स्य की विराटनगर, सुरसैन की मथुरा, अश्मक है, अश्मक साउथ का एकमात्र, पैठान, अवंती, उज्जैन और महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक और राजपुर, वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर और पावा, मगध की गिरिव्रज है। तो 16 महाजनपद राजधानियाँ आई होप आपके कवर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है भारत में नव वर्ष के सभी 20 त्यौहार। नव वर्ष से आप मान के चलिएगा, एक सवाल फिक्स आता ही आता है। नव वर्ष फेस्टिवल की बात करें, उगादि फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है। तेलुगु नव वर्ष है, उगा दिया आपने, क्या उगा दिया? तेलुगु। तेल प्राप्त करने के लिए आपको उगाना पड़ेगा तिल, तेल के लिए तिल है, मूंगफली है, वो सभी आपको उगाना पड़ेगा। तो उगादि है ये तेलुगु नववर्ष है, उगादि है वो तेलुगु नववर्ष है। इसे दोस्तों संवत्सरादि के रूप में भी जाना जाता है। उगादि को संवत्सरादि भी कहते हैं। और तेलुगु है तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये साउथ की जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, तेलुगु तेलंगाना है, कर्नाटक और गोवा राज्यों में ये फेस्टिवल उगादि मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल कब आता है तो हिंदू चंद्र
सौर कैलेंडर के चैत्र माह के पहले दिन उगादि नववर्ष हिंदुओं का फेस्टिवल है, तो चैत्र माह के पहले दिन प्रतिपदा को आता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये चैत्र मास लगभग होली के आसपास मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में होता है। ये तमिल महीने पंगुनी या चित्राई के दौरान आता है। अब जब तेलुगु नववर्ष है तो तमिल मंथ पंगुनी या चित्राई के दौरान आता है उगादि फेस्टिवल। उगादि दिवस मार्च विचु के बाद पहली अमावस्या को मनाया जाता है। उगादि फेस्टिवल है मार्च विचु के बाद, जो इक्विनॉक्स है 21 मार्च के आसपास, तो उसके बाद पहली अमावस्या को मनाया जाता है। विषुव कब होता है? जब दिन रात इक्वल होते हैं, मार्च में लगभग 21 मार्च को। उगादि फेस्टिवल तेलुगु नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब मनाया जाता है? चैत्र माह के पहले दिन या फिर तमिल महीने की पंगुनी या चित्रोई महीने के दौरान। नेक्स्ट दोस्तों गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा है मराठी नववर्ष। उगादि तमिल का है, गुड़ी पड़वा है मराठी यानी महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है। ये चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब है पहला ही दिन, ठीक है, एकम जिसे आप बोलते हो। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा पर मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ होता है दोस्तों विजय पताका। नेक्स्ट है बैसाखी। पंजाबी न्यू ईयर है या फिर सिखों का नववर्ष है, वो है दोस्तों बैसाखी। तो बैसाखी ये फेस्टिवल है पंजाबी न्यू ईयर। ये पंजाब और हरियाणा में विशेषकर उत्तर भारत बैसाखी पर्व का मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि की फसल की कटाई होती है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर मेला भी लगता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इस वर्ष को मेष या विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी को दोस्तों मेष संक्रांति या फिर विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बैसाखी को विषुवत संक्रांति कहते हैं। ये फेस्टिवल कब आता है? तो संक्रांति, विषुवत संक्रांति आता है 13 या 14 अप्रैल को, ठीक है, 13 या 14 अप्रैल को ये आपका बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। अब खालसा कैलेंडर भी इसी बैसाखी के दिन आया था, और खालसा कैलेंडर का निर्माण आपको पूछ लें, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन की थी, आनंदपुर साहिब में 1699 में की थी। तो ये आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों पुथुंडू फेस्टिवल। पुथुंडू जिसे आप पुथु रुषम भी कह सकते हो, तो पुथु रुषम या पुथांडू। पुथांडू जो फेस्टिवल है ये तमिल न्यू ईयर है। उगादि था वो तेलुगु नववर्ष था, पुथुंडू है वो तमिल नववर्ष है। तो तमिल महीने आपको पूछ ले पुथांडू या फिर पुथुरुषम है, ये किस तमिल महीने के पहले दिन आता है? तो ये नववर्ष एक तो आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर देखेंगे तो 14 अप्रैल को, या फिर तमिल महीने के चिद्धिराई का पहला दिन, तमिल मंथ जिसका नाम है चिद्धिराई। तो पुथांडू है वो चिद्धिराई, सीधाराई है चिद्धिराई। तो पुथांडू तमिल महीना, तो तमिल नववर्ष है पुथांडू है। पुथांडू है वो तमिल का नववर्ष है। इस दिन तमिल लोग पुट्टू वतुस कक्का कहकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो ये चिद्धिराई महीना पुथुरुषम कहते हैं, तमिल नववर्ष है। नेक्स्ट आपका है बोहाग बिहू, असम का नववर्ष है। असमी नववर्ष है बोहाग बिहू, असमीज न्यू ईयर है। ये भी लगभग 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जो बोहाग बिहू है, बिहू वैसे 3 प्रकार के होते हैं, कोंगाली बिहू है, भोगाली बिहू है और बोहाग बिहू है। अब इस बोहाग बिहू को दोस्तों रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। तो नव वर्ष वाला जो बिहू है ना वो बोहाग है, नव वर्ष है, नई चीज़ आप बोएंगे। तो बोहाग बिहू असम का नववर्ष है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे रोंगाली बिहू या फिर हत बिहू भी कहा जाता है। और रोंगाली बिहू, बोहाग बिहू है, ये 7 शिखर चरण यहाँ पर होते हैं, जैसे कि सोत, ये इसी बोहाग बिहू का, रोंगाली बिहू के 7 स्टेज में एक सोत होता है, राती होता है, गोरू होता है, मुनू होता है, कुटुम होता है, मेला होता है, सेरा होता है। ये 7 इसके स्टेज होते हैं। और बाकी यहाँ पर 2 और बिहू है, कोंगाली या फिर कट्टी बिहू अक्टूबर नवंबर में, भोगाली या महाग बिहू जनवरी में मनाया जाता है। और ये अप्रैल में है रोंगाली बिहू, असम का न्यू ईयर फेस्टिवल। नेक्स्ट है दोस्तों पोहेला बोईशाख, जिसे नबो बर्षो भी कह सकते हो, नव वर्ष, नबो बर्षो, पोहेला बोईशाख। तो पोहेला बोईशाख ये दोस्तों बंगाली नववर्ष है। पोहेला बोईशाख नबो वर्षो बंगाल का नववर्ष है, बंगाली पंचांग का प्रथम दिन है। ये त्यौहार भी लगभग 14 अप्रैल को बांग्लादेश में और 15 अप्रैल को भारत में। भारत में बंगाल का है तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम के राज्यों में ये बंगाली लोगों के द्वारा मनाया जाता है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में। और जो पश्चिम बंगाल के अलावा 14 अप्रैल को बांग्लादेश में और 15 अप्रैल को भारत में, ध्यान रखना है। पोहेला बोईशाख का उत्सव मुगल शासन के दौरान पुराने ढाका के मई फ्रास समुदाय की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अकबर की कर संग्रह सुधारों की घोषणा से भी ये पोहेला बोईशाख फेस्टिवल है वो
जुड़ा हुआ है, बंगाली नववर्ष है। नेक्स्ट है दोस्तों बेस्टू वर्ष। तो बेस्टू वर्ष है ये गुजरात का नववर्ष है, गुजरात का नववर्ष है बेस्टू वर्ष। बेस्टू वर्ष है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ध्यान रखना सवाल डायरेक्टली ना पूछ के थोड़ा डीपली जाए तो किस भगवान को समर्पित है आपको पूछ ले। बेस्ट वर्ष है तो गुजरात का, बेस्ट वर्ष गुजरात का है, गुजरात में बिजनेस तो बेस्ट वर्ष निकलता है, तो बेस्ट वर्ष गुजरात का है। तो और ये कब आता है? दिवाली के एक दिन बाद, या फिर कह सकते हो दिवाली जो कार्तिक माह में है तो कार्तिक माह की प्रतिपदा को ये आता है, दिवाली के जस्ट एक दिन बाद कार्तिक माह की प्रतिपदा को बेस्ट वर्ष गुजराती नववर्ष है जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट है विशु। विशु है दोस्तों मलयालम नववर्ष या फिर केरल का नववर्ष आपको पूछ लें, केरला वासियों के लिए नववर्ष का दिन है वो है विशु फेस्टिवल। विशु केरल का है, विशु केरल का वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। ये मलयालम महीना मेष मैडम महीने की पहली तिथि या फिर 14 अप्रैल को आती है जब, और इसी विशु जो मलयालम न्यू ईयर फेस्टिवल में विशुकणी झांकी दर्शन होता है। विशुकणी एक झांकी निकाली जाती है जिसका दर्शन विशु के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम किया जाता है। विशुकणी झांकी इसी विशु वर्ष केरल में नववर्ष के अवसर पर विशु के दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु को समय का देवता माना जाता है और इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और इस वजह से कृष्ण की मूर्तियों को विशुकानी में रखा गया जाता है। जो विशुकणी झांकी है उसमें कृष्ण की मूर्तियां देखने को मिलेगी, क्योंकि जो विष्णु भगवान के अवतार है कृष्ण जी हैं ये जुड़े हुए हैं इसी फेस्टिवल से। नेक्स्ट आपका फेस्टिवल है हिजरी, जो इस्लामी नववर्ष है, जो हिजरी है, हिजरी संवत, हिजरी नववर्ष इस्लामिक न्यू ईयर है। आपको पूछा हुआ है एग्जाम में कि इस्लामिक न्यू वर्ष या फिर हिजरी है, इसका पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम है, मुहर्रम मंथ है, 12 मंथ होते हैं इसमें भी, जो कि मंथ 29 या 30 दिन का होता है। तो मुहर्रम के महीने के पहले दिन से शुरू होता है। ये 19 अप्रैल 622 सीई के जूलियन कैलेंडर तिथि के बराबर अंतिम माह है दोस्तों जो हिजरी का, वो है दोस्तों दुहाल हिज्जा। इसकी गिनती इस्लामिक नववर्ष से शुरू होती है जिसमें मुहम्मद और उनके अनुयायी 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे। मुहम्मद और उनके अनुयायी मक्का से मदीना 622 ईस्वी से गए थे, तो यही 622 ईस्वी में इसी हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में एक वर्ष में 12 चंद्र महीने होते हैं और वर्ष में केवल लगभग 354-55 दिन आएंगे। मुहम्मद और यासिर के जन्म के वर्ष को दोस्तों हाथी का वर्ष कहा जाता है। तो मुहम्मद का या फिर यासिर का इनका जन्म वर्ष है जो 570 सी में हुआ है। ईयर ऑफ एलिफेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मुहम्मद का जन्म वर्ष कहा जाता है। इस कैलेंडर में हिजरा का पहला वर्ष जो 622 में हिजरा का पहला वर्ष था ना, उस वर्ष को कहा गया यात्रा की अनुमति। ठीक है, यात्रा की अनुमति उस वर्ष को नाम दिया गया। हिजरा का जो पहला वर्ष था हिजरी संवत का 622 ईस्वी में, उसे यात्रा की अनुमति नाम दिया गया। हाथी का वर्ष कहा गया है, मुहम्मद और इबन यासिर का जन्म वर्ष को कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके हैं लोसुंग फेस्टिवल, जो सिक्किम का नववर्ष है वो है लोसुंग। तो लोसुंग है ये सिक्किम का नववर्ष है। इस लोसुंग को दोस्तों सोनम लोसुंग, नामसुंग भी कहा जाता है। तो नामसुंग है, सोनम लोसुंग है, ये सिक्किम का नववर्ष है। लोसुंग दोस्तों भूटिया जनजाति और लेप्चा है, लेप्चा और भूटिया के द्वारा मनाया जाता है लोसुंग, ध्यान रखना। लोसुंग भूटिया और लेप्चा के द्वारा, और ये फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। लेप्चा लोग भी इसे मनाते हैं। लेप्चा इन्हें नामसुंग कहते हैं, तो नामसुंग लेप्चा के द्वारा, सोनम लुसुंग नाम है इसका भूटिया जनजाति जो मनाती है। ये उत्सव सिक्किम में फोडोंग और रुमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। और इसी लोसुंग जो सिक्किम नववर्ष है, इस उत्सव में प्रस्तुत नृत्य रूप है वो पद्माश्रंभव है, गुरु उज्ञान के जीवन की वर्णित कहानियों को दर्शाता है। पुजारी द्वारा देवता को विशेष श्राप फुट चढ़ाने का उत्सव भी यहाँ से लोसुंग फेस्टिवल, ये सिक्किम का नववर्ष। भूटिया और लेप्चा ध्यान रखना इसमें। नवरेह उत्सव है दोस्तों कश्मीरी नववर्ष है, नवरेह उत्सव कश्मीरी नववर्ष है। कश्मीरी हिंदुओं के द्वारा कश्मीरी नववर्ष का पहला दिन का ये जश्न है। कश्मीरी पंडित नवरेह त्यौहार को अपनी देवी शारिका को समर्पित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो नवरेह फेस्टिवल वो किसको समर्पित है? देवी शारिका को ये फेस्टिवल समर्पित है। कश्मीरी हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन ये नवरेह फेस्टिवल आता है जो कि शारिका देवी को समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट। पाना संक्रांति जो ओडिशा का नववर्ष है, पाना संक्रांति दोस्तों
ये उड़ीसा का ध्यान रखना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में लगभग 13 या 14 अप्रैल को आता है। इसे महाविषुव संक्रांति भी कहा जाता है। महाविषुव संक्रांति भी उड़ीसा का कह सकते हो। पाना संक्रांति उड़ीसा का है। सौर माह मेसा के पहले दिन आता है। ये पारंपरिक जो मेसा मंथ है, पाना संक्रांति मेसा मंथ का पहला दिन है। और ये उड़ीसा या उड़िया हिंदू परंपरा में पना संक्रांति को हिंदू देवता हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पना संक्रांति उड़ीसा का न्यू ईयर फेस्टिवल है, इसी दिन हनुमान जी का जन्मदिन, वैसे हनुमान जी का जन्म हुआ था पूर्णिमा को, और हनुमान जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है, आपको पता होगा। तो ये पाना संक्रांति भी उड़ीसा का जो देवता हनुमान जी का जन्म हुआ था पना संक्रांति को, नए साल पर शिव और सूर्य देवता के साथ उनके मंदिरों की पूजा की जाती है। तो पना संक्रांति में शिव और सूर्य देवता की, हनुमान जी का भी संबंध इससे है। और ये पना संक्रांति मेसा महीने में आता है। इसे महाविषुव संक्रांति भी कहा जाता है। उड़ीसा का ये फेस्टिवल है। इस अवसर को मनाने के लिए राज्य भर के लोग उस समय छठुआ खाते हैं। बेला पना एक जूस के रूप में बना के इसको पीते हैं। तो छठुआ खाते हैं, बेला पना पीते हैं। कौन सा त्यौहार संबंधित है? हनुमान जी का भी जिससे संबंधित है वो है पना संक्रांति उड़ीसा का। बेला पना किससे बना हुआ है? तो ये कुछ कच्चा हुआ नारियल है, फल है, अदरक है, काली मिर्च है, और एक पना बेल पत्र है, इससे बना हुआ है, इसका जूस है। और यहाँ पर घंटापाड़ा उड़ीसा के पारंपरिक पुरुष लोक कलाकार है जो पना संक्रांति के दौरान झामा नाता कला का प्रदर्शन करते हैं। घंटापाड़ा नामक लोग हैं, झामा नाता जो एक आर्ट है उसका प्रदर्शन करते हैं इसी आपकी महाविषुव संक्रांति के अवसर पर या फिर पाना संक्रांति के अवसर पर। और यहाँ पर पाना संक्रांति के दौरान मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण अनुष्ठान है वो है वसुंधरा ठेठी अनुष्ठान भी किया जाता है पाना संक्रांति में। नवरोज है, ये किसका नववर्ष है? नवरोज है, फारसी नववर्ष है, ईरानी नववर्ष है, वो नवरोज है। नवरोज ईरानी या फिर फारसी न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये विषुव के दिन यानी 20 मार्च या 21 मार्च को मनाया जाता है। विषुव के दिन मनाया जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। फारसी नववर्ष, ईरानी नववर्ष विषुव के दिन 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। नौरोज़ का उद्गम तो ईरान से हुआ है, किंतु वर्तमान में ये ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन सभी देशों में ईरानी नववर्ष के रूप में नौरोज। लोसर जो फेस्टिवल है वो तिब्बत का नववर्ष है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में भी लोसर हो जाएगा। तिब्बती नववर्ष को लोसर है। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति मनाती है। नए साल के स्वागत करने के लिए लोसर फेस्टिवल मोनपा जनजाति, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोसर मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश या फिर तिब्बत का नववर्ष है, और जिसमें ये तवांग और पश्चिम केमांग जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये त्यौहार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, सांकेन फेस्टिवल। सांकेन फेस्टिवल की बात करें, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में थेरवाद बौद्ध समुदाय के द्वारा ये 14 से 16 अप्रैल तक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सांकेन अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखना, सांकेन अरुणाचल प्रदेश। सांकेन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के खामती, सिंगफो, खामयांग, तांगसा ये सभी जनजाति और असम की ताई जनजाति है, इसके द्वारा मनाया जाता है। सांकेन नुआन हा महीने में पड़ता है। सांकेन नुआन हा मंथ है, जो ताई मंथ है ना, ताई सौर कैलेंडर का मंथ है। तो ताई है, ये असम का एक समुदाय है और इसी का एक कैलेंडर भी है जो कि नुआन मंथ, उस कैलेंडर में ये सांकान फेस्टिवल आता है जो अरुणाचल प्रदेश और असम का ध्यान रखिएगा। सांकेन अरुणाचल प्रदेश और असम, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश और असम। बोशवा फेस्टिवल है, बोशवा फेस्टिवल तो ये जो बशोवा, ठीक है, बशोवा फेस्टिवल जिसे बैसाखी भी कह सकते हो, हिमाचल प्रदेश का नववर्ष फेस्टिवल है 14 अप्रैल को। तो ये बशोवा, बैसाखी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सरहुल है झारखंड का, झारखंड राज्य में एक सरना धर्म है। तो यहाँ के आदिवासी समुदाय का ये जो स्थानीय सरना धर्म है, तो इनके हिस्से के रूप में एक फेस्टिवल मनाया जाता है सरहुल, झारखंड का ध्यान रखिएगा। ये त्यौहार शुक्ल पक्ष में चैत्र माह के तीसरे दिन से लेकर 3 दिन तक चलता है। ये पर्व मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल मुंडा, भूमिज, हो आदिवासी समुदाय, और इस त्यौहार को सरहुल को भूमिज इसे हादी बोंगा कहते हैं, संथाल इसे बहा बोंगा कहते हैं। सरहुल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आता है। सरहुल का मतलब है साल वृक्ष की पूजा। तो इस फेस्टिवल में कहीं ना कहीं वृक्षों की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, धरती माता की पूजा होती है। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। सरहुल झारखंड का आदिवासी समुदाय का एक फेस्टिवल है जो कि भूमिज, मुंडा, हो जनजातियों का है। नेक्स्ट यहाँ पर है गलदान नामचोट। गलदान नामचोट लद्दाख में नववर्ष का फेस्टिवल है। गलदान नामचोट लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध शिक्षक नाम है त्सोंग खपा,
इनके जन्म के साथ साथ परिनिर्वाण और बुद्धों का जश्न मनाने के लिए गलदान नामचोट लद्दाख का फेस्टिवल, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के गैलुग स्कूल का गठन हुआ था। तो गलदान नामचोट लद्दाख याद रखिएगा। साजिबू नोंगमा पानबा या फिर मैतेई चेराई ओबा या फिर साजिबू चेराई ओबा। तो चेराई ओबा आपको पूछे तो मणिपुर का नववर्ष फेस्टिवल है। चेराई ये नाम है, चेराई नहीं, ये है चिराई ओबा, चैरा ओबा या फिर साजिबू। अब ये साजिबू नाम क्या है, क्योंकि जो साजिबू है ये एक मैताई चंद्र कैलेंडर का नव मंथ कहेंगे, पहला मंथ है साजिबू। तो इसी साजिबू मंथ में ये फेस्टिवल आता है चिराई ओबा। तो चियारा ओबा फेस्टिवल है, ये मैतेई का है, मणिपुर का है, तो ध्यान रखना है। चैरा ओबा, साजिबी, नोंगमा पानबा, ये है दोस्तों मणिपुर का फेस्टिवल। एक बार फिर यहाँ पर आपके सामने चियरा ओबा मेइतेई फेस्टिवल है, मणिपुर का है। साजिबू मंथ में आता है ये फेस्टिवल, यानी अप्रैल मंथ के दौरान। नेक्स्ट है दोस्तों बिखोती या फिर विश्वत संक्रांति। ये जो न्यू ईयर फेस्टिवल है, बिखोती याद रखिएगा उत्तराखंड। जैसे ही बिखोती आ जाए तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड है, बिखोती उत्तराखंड है, इसे विश्वत संक्रांति भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड का वैशाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है, उत्तराखंड का है बिखोती उत्तराखंड, विश्वत संक्रांति उत्तराखंड। सैक्रनी फूसनी, ये जो फेस्टिवल है ये दोस्तों नागालैंड का है। सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, सैक्रनी फेस्टिवल है, इसे फूसनी फेस्टिवल भी कहा जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो अंगामी जनजाति, सैक्रनी अंगामी नागालैंड। 10 दिन का उत्सव है सैक्रनी 10 दिन का उत्सव है, इसे फूसनी भी कहते हैं। नागालैंड का ये अंगामी जनजाति का एक नववर्ष उत्सव है, 10 दिन तक चलता है। सैक्रनी फूसनी नागालैंड 10 दिन, ठीक है, सैक्रनी है नागालैंड का। ये टोटल 21 इंपॉर्टेंट न्यू ईयर फेस्टिवल है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अभी ये 20 इम्पोर्टेंट फसल फेस्टिवल। फसल का अब देखिए प्रत्येक राज्य के वैसे तो अलग अलग काफ़ी त्यौहार उत्सव हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट वाले फसल वाले नववर्ष वाले लगभग प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। बाकी जो स्टेट वाले हैं वो अलग से वीडियो आएगा, जिसमें एक पूरा वीडियो बन जाएगा 1 घंटा प्लस स्टेट वाला, वो आपका अलग से आ जाएगा। और ये एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे हैं। सभी 20 फसल कटाई के उत्सव कौन से हैं वो देख लेते हैं। फसल उत्सव की बात करें, हार्वेस्ट वाले, मकर संक्रांति नाम आता है। मकर संक्रांति के न जाने कितनी बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आ चुका है। एक तो ये मकर संक्रांति उत्तर भारत में विशेषकर गुजरात, इसके अलावा अलग अलग नाम है इसके, जैसे गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है, और केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, पंजाब में इसके अलग अलग नाम हैं। ये 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, पोष मास में, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। तो ये 14 को भी हो सकता है, 15 जनवरी को भी हो सकता है। जब पोष मास में, मकर संक्रांति पोष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है उसी दिन ये त्यौहार पड़ जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आता है, 14 या 15 जनवरी की बात होती है। और ये जो मुख्य आकर्षण यहाँ पर मकर संक्रांति को देखने को मिलता है, तो काइट वाला तो है ही है, पतंगबाजी, कुंभ मेला, मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ से बने मीठे व्यंजन भी यहाँ पर खाने को मिलते हैं। और बाकी यहाँ पर अलग अलग नाम है, वो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब जो पतंग उत्सव है गुजरात में ज़्यादातर मनाया जाता है। पतंग महोत्सव की शुरुआत 1989 में हुई है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 से। गुजरात में इसी मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, पंजाब में माघी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 अलग अलग नाम है, माघी पंजाब में हो जाएगा, माघ साजी आपको पूछा है ऑलरेडी, एसएससी ने काफ़ी बार पूछा। तो माघ साजी हिमाचल प्रदेश में, इस दिन माघ महीने की शुरुआत। ये है मकर संक्रांति के अलग अलग नाम, माघ साजी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब में लोहड़ी और माघी है, उत्तर प्रदेश में किचेरी है, तमिलनाडु में ताई पोंगल, उज्जवर तिरुनल पोंगल। ये तमिलनाडु, श्रीलंका में उज्जवर तिरुनल कहा जाता है मकर संक्रांति को, ताई पोंगल कहा जाता है। ये एक फसल कटाई का फेस्टिवल भी है, 4 दिन तक मनाया जाता है। असम में दोस्तों बिहू है, असम में संक्रांति बिहू के दिन आता है लगभग। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में पौष संक्रांति इसे बोलते हैं। झारखंड और बिहार में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। अब किचेरी था आपके उत्तर प्रदेश में और खिचड़ी है झारखंड बिहार में, झारखंड बिहार में खिचड़ी है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति है। कर्नाटक में मकर संक्रमण भी बोलते हैं। जम्मू में क्या बोला जाता है मकर संक्रांति को, तो जम्मू में दोस्तों उत्तरायण और माघी संग्रांद बोलते हैं, माघी संग्रांद जम्मू में बोलते हैं। और कश्मीर घाटी में इसे दोस्तों शिशुर
संक्रांत बोलते हैं। शिशुर संक्रांत कश्मीर घाटी में। माघी दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में। थाईलैंड में सौंकरन बोलते हैं। कंबोडिया में मोहा संग्रांद बोलते हैं। श्रीलंका में पोंगल, उज्जवर तिरुनल बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। मकर संक्रांति से काफ़ी बार सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फसल का उत्सव है बैसाखी। बैसाखी फेस्टिवल ऑलरेडी बता चुका हूँ, पंजाब और हरियाणा में 13 या 14 अप्रैल को आता है। पुरुषों का भांगड़ा और महिलाओं का गिद्दा बैसाखी उत्सव का मुख्य आकर्षण है। अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद दिया जाता है बैसाखी फेस्टिवल में। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी बोलते हैं। और इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को केसगढ़ साहिब आनंदपुर में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी बैसाखी के दिन। लोहड़ी है, ये पंजाब का है। लोहड़ी को दोस्तों लाल लोई भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन पहले लोहड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। लोहड़ी पोष के अंतिम दिन या फिर सूर्यास्त के बाद माघ संक्रांति से पहली रात को ये पर्व मनाया जाता है। आप कहेंगे 14 या फिर 15 को आपकी संक्रांति है, तो 12-13 को आपकी जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी में लो का मतलब होता है लकड़ी, ओहो यानी जो सूखे उपले हैं, गोवा है, डी यानी रेवड़ी। तो उपलों की यहाँ पर आग जलाई जाती है, लोग बैठ जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर लोहड़ी पंजाब का फेस्टिवल है। नेक्स्ट यहाँ पर बोहाग बिहू। बोहाग बिहू दोस्तों असम का एक फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फसल उत्सव है। बोहाग बिहू असम का है। बिहू वैसे 3 प्रकार है, रोंगाली बिहू, कोंगली बिहू और भोगली बिहू। तो यहाँ पर बोहाग बिहू है, ये वैशाख महीने के विषुव संक्रांति या बोहाग के 7 दिन बाद मनाया जाता है। ये आमतौर पर 13 अप्रैल को पड़ता है। फसल कटाई के समय है बोहाग बिहू असम का। वंगाला फेस्टिवल मेघालय का है दोस्तों, याद रखना है, गारो समुदाय का ये फेस्टिवल है। वंगाला गारो समुदाय वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ पर सूर्य देवता नाम है सालजोंग, मिस्सी सालजोंग। सूर्य देवता मिस्सी सालजोंग को धन्यवाद दिया जाता है इस त्यौहार में। फसल कटाई के बाद की बात है, तो अच्छी फसल का आशीर्वाद देने के लिए सूर्य देवता मिस्सी सालजोंग को वंगाला फेस्टिवल में धन्यवाद देते हैं। वंगाला सितंबर से दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और वंगाला फेस्टिवल को दोस्तों 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। 100 ड्रम उत्सव है, ये वंगाला को कहा जाता है, जो मेघालय, नागालैंड और असम के गारो समुदाय का फेस्टिवल है। और पहला 100 ड्रम्स वंगाला महोत्सव है 1976 में मनाया गया था। भारत की तुरा से 18 किलोमीटर दूर रोंगराम आसनांग यहाँ पर प्रथम 100 ड्रम फेस्टिवल मनाया गया था। और ये जो वंगाला फेस्टिवल मेघालय, नागालैंड का ध्यान रखना है, फसल कटाई उत्सव है। सूर्य देवता मिसी सालजोंग को धन्यवाद दिया जाता है। नेक्स्ट है नोंगक्रेम। इसका पूरा नाम है का पोमलांग नोंगक्रेम, मेघालय का है। नोंगक्रेम मेघालय, नोंगक्रेम मेघालय। और ये नवंबर में मनाया जाने वाला एक 5 दिवसीय धार्मिक त्यौहार है। नोंगक्रम उत्सव है, नृत्य है। ये खासी पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र स्मिट में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। तो नोंगक्रम का संबंध है वो खासी हिल्स से है, मेघालय की। नोंगक्रम त्यौहार है। नोंगक्रम एक फेस्टिवल नृत्य भी है। ये बम्पर फसल और लोगों की समृद्धि के लिए सर्वशक्तिमान देवी का ब्लई सिंसर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो देवी नाम है ब्लई सिंसर। ब्लई सिंसर को प्रसन्न करने के लिए नोंगक्रम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। 5 दिवसीय फेस्टिवल है, खासी पहाड़ियों में शरद ऋतु के दौरान, ध्यान रखिएगा। नुखाई फेस्टिवल की बात करें, नुखाई उड़ीसा में किसानों के द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। तो नुखाई उड़ीसा में गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद, तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। इसके बाद यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को नुखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। तो सवाल पूछा हुआ ऑलरेडी कि गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ओडिशा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आप कहेंगे नुखाई मनाया जाता है। नुआखाई, नुआ का अर्थ है नया, खाई का अर्थ है भोजन, नया भोजन। पश्चिम ओडिशा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है। फसलों की देवी अन्नपूर्णा सहित सभी देवी देवता की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और ये नुखाई फेस्टिवल ओडिशा का गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। नावना फेस्टिवल है पश्चिम बंगाल का। नावना फेस्टिवल पश्चिम बंगाल का है। बंगाली वर्ष है, फर्स्ट डे है ये, अग्रहायण का प्रथम दिन है। आमतौर पर बांग्लादेश और भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की ब्राक घाटी में भोजन और नृत्य संगीत के साथ ही मनाया जाता है। तो ये विशेषकर पश्चिम बंगाल का है। नाबना है, भोजन का एक फेस्टिवल है और पीठा जैसे व्यंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं। ओणम केरल का सभी को पता है। ओणम कौन से मंथ में आता है, तो ये आता है चिंगम महा। ओणम है तो चिंगम है। चिंगम महा ओणम यहाँ पर भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष 10 दिन तक चलता है। ओणम फेस्टिवल है किसके लिए, वामन की जयंती, राजा बलि के स्वागत में। ये उत्सव केरल में कोच्चि के पास त्रिकारा वामन मंदिर, एकमात्र यहाँ पर सिर्फ यहाँ से शुरुआत होती है।
त्रिकारा वामन मंदिर कोची केरला में ओणम में प्रत्येक घर में आंगन के फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई जाती है। और ये ओणम है केरल का फेस्टिवल, वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में 10 दिन तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोंगल तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का है, ये तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार थाई महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को। पोंगल का तमिल में अर्थ होता है उफान, विप्लव। ठीक है, ये संपन्नता को समर्पित त्यौहार है जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, खेती और मवेशियों की आराधना की जाती है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल फेस्टिवल, ध्यान रखना, सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल त्योहार के तीनों दिन को भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल कहा जाता है और सूर्य देवता को समर्पित है पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का। पोंगल का अर्थ होता है उफान या विप्लव है। नेक्स्ट है दोस्तों विशु फेस्टिवल, केरल का ऑलरेडी बता चुका हूँ, केरल और कर्नाटक का है। केरल वासियों का ये नववर्ष भी है। मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को ये फेस्टिवल है। इसमें विशुकणी झांकी है, उसके दर्शन करने शुभ माने जाते हैं। भगवान कृष्ण से संबंधित ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये बता चुका हूँ। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का विशेषकर गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र मराठियों का नववर्ष है। सोलुंग महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। सोलुंग महोत्सव, सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का है। पहला भाग इसका है सोपी येकपी या फिर अर्दोबाडू। तो सोलुंग महोत्सव है, पहला भाग अर्दोबाडू के नाम से जानते हैं। ये मुख्य उद्घाटन दिवस है जिसके दौरान मिथुन और सूरों की बलि दी जाती है और घरेलू जानवरों के देवता डाडी बोटे, बोटे को समर्पित ये फेस्टिवल है। जो घरेलू जानवरों के देवता हैं डाडी बोटे, उनको समर्पित है सोलुंग महोत्सव का पहला दिन। और इस त्योहार का दूसरा भाग है बिन्यात। पहला है अर्दोबाडो, दूसरा है बिन्यात। सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का बिन्यात है। इस दौरान फसलों और भोजन की देवी किन्ने नैनी की पूजा की जाती है। तो दाडी बोटे और किन्ने नैनी की पूजा किस फेस्टिवल में की जाती है? तो आप कहेंगे सोलुंग महोत्सव। सोलुंग, सोलो सोलो, यहाँ पर दाडी बोटे, किन्ने नैने, सोलो सोलो, किन्ने नैने, दाडी बोटे, इनकी पूजा की जाती है। सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का, ध्यान रखना है, सोलुंग आदि जनजाति का। शिग्मो महोत्सव गोवा का है दोस्तों, शिग्मो गोवा का, इसे शिशिरोत्सव भी कहा जाता है। गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक वसंत त्योहार है। और ये शिग्मो महोत्सव कब आता है? होली के दरमियान फाल्गुन माह में मनाया जाता है। और यहाँ पर दो शिग्मो, एक धाकतो शिग्मो, एक वहाडलो शिग्मो। तो धाकतो शिग्मो है आमतौर पर किसान, श्रमिक वगैरह ग्रामीण आबादी मनाती है और वहाडलो शिग्मो हर कोई मनाता है। तो दो प्रकार का शिग्मो फेस्टिवल गोवा का। नेक्स्ट है पुथारी। पुथारी फेस्टिवल है कोडावा जनजातियों के लोगों का फसल उत्सव है। कोडावा जनजाति पुथारी, कुर्ग कर्नाटक में पुथारी हैं। ये कोडागु या फिर जो कुर्ग जहाँ पर जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर ये पुथारी फेस्टिवल है कोडावा जनजातियों का। ठीक है, पुथारी हैं, ये सितंबर से नवंबर के महीने में उत्तर मालाबार चावल या धान की फसल काटने के समय पर मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, पुथारी को चावल की नई फसल के लिए मनाते हैं। पुथारी चावल या जैसे पेड़ी धान बोलते हो ना आप, तो पुथारी फेस्टिवल है दोस्तों कर्नाटक का। पुथारी कर्नाटक का और चावल का यहाँ पर संबंध है पुथारी का। ठीक है, चावल और पुथारी का रिलेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों शोकुम समाई। तो शोकुम समाई है, ये नागालैंड के लोगों के द्वारा समृद्ध फसल का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। शोकुम समाई है ये दोस्तों खिया मनियुंगुन जनजाति का त्यौहार है और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति का है शोकुम समाई? अब शोकुम समाई नागालैंड का तो है ही है, आपको समा जाना है नागालैंड में। तो शोकुम समाई नागालैंड का है और खिया मनियुंगुन जनजाति का है। फुलदेई दोस्तों उत्तराखंड का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बच्चों का है। फुलदेई उत्तराखंड का है। अगेरा की बात करें, एगेरा भी एक फसल धन्यवाद उत्सव है जो मुंबई के रोमन कैथोलिक समुदाय, मुख्य रूप से पूर्वी भारतीयों के द्वारा मनाया जाता है। तो पूर्वी भारतीय मुंबई का यहाँ पर विशेषकर एगेरा फेस्टिवल मुंबई के रोमन कैथोलिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये पारंपरिक फसल उत्सव अक्टूबर की शुरुआत में जब अनाज फसल के लिए तैयार होता है तो 5 दिन तक चलता है एगेरा फेस्टिवल मुंबई। ड्री फेस्टिवल है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है ड्री फेस्टिवल जो जुलाई महीने में मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश की अप्पातानी समुदाय का अब ड्री फेस्टिवल है। आपको बताना है क्या आपकी ड्री फेस्टिवल अप्पातानी समुदाय का है। ड्री आपको ड्रिल करना है। ड्री फेस्टिवल अप्पातानी अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना है, ये ड्रिल फेस्टिवल है।
और ये सुबनसिरी जिले के केंद्र में जीरो नामक एक शांत देवदार से ढकी घाटी में रहने वाले अप्पातनी गीले चावल की खेती की अपनी अनूठी प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी कब आता है दोस्तों? बसंत पंचमी सभी को पता होना चाहिए, माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी, माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी। अब दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 शास्त्रीय भाषाएं। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? अब ये सवाल काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है एसएससी के। 6 क्लासिकल शास्त्रीय लैंग्वेज, 6 कौन सी? अब यहाँ पर पूछा जाता है प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? प्रथम है तमिल। शुरुआत 2004 से तमिल है प्रथम सांस्कृतिक भाषा, सॉरी शास्त्रीय भाषा। 2004 में तमिल को ऐड किया गया। इन 6 का 6 आपको पता होना चाहिए कब कौन सी भाषा ऐड हुई है। तमिल प्रथम है 2004 में। तमिल के बाद संस्कृत, ठीक है, तुम लो संस्कृत। तो ये जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, TSKT मोबाइल, TSKT मोबाइल, नया मोबाइल आ गया भाई, TSKTMO, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, उसके बाद सॉरी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। तो तमिल 2004 में, उसके बाद TSKTMO तमिल है सबसे पहले 2004 में, उसके बाद संस्कृत है 2005 में, और 2008 में 2 है कन्नड़ और तेलुगु। अब केटी है, TS हो गए, अब केटी दोनों ही 2008 में है। केटी 2008 में, ये 4, 5, 8, और एमओ है 13-14 में, ठीक है, 13-14 में, 13 में मलयालम, ओ 14 में। तो लास्ट है ओडिया है, एमओ है, लास्ट में ओ है, TO। सबसे पहले तमिल, लास्ट में ओ है। तो 4 से 14 है, 2004 से शुरुआत है, 14 में यहाँ पर खत्म हो रही है। तो ये टोटल 6 शास्त्रीय भाषा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हर कोई शास्त्रीय भाषा नहीं बन सकती, इसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है। कौन सी कंडीशंस है? तो यहाँ पर बात करूँ शास्त्रीय भाषाओं की, शास्त्रीय भाषा के लिए फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी हुए थे, इसमें एक तो अब ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है कि शास्त्रीय भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है वो लागू नहीं है, कौन सी है? तो इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास है वो 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। इनके जो ग्रंथ है उसका इतिहास 1500 से 2 वर्ष पहले का होना चाहिए। प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों के द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाते हो। जो प्राचीन साहित्य है वो एक मूल्यवान विरासत हो पीढ़ियों की। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हो। वर्तमान की भाषा साहित्य से जो शास्त्रीय भाषा है ना उसका साहित्य अलग होना चाहिए, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच की असमानता भी हो सकती है। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए, मौलिकता वाला भी है 1500 से 2000 वर्ष वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा TSKTMO यानी तमिल पहली थी, उसके बाद संस्कृत है, फिर आपका कन्नड़ आई थी, तेलुगु आई थी, मलयालम आई थी, ओडिया आई थी। तो 2004 में, 5 में कन्नड़ तेलुगु दोनों ही 2008 में आई, मलयालम 13 में और ओडिया 14 में। ये तो हो गई शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब यहाँ पर बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आपको पूछे तो आप कहेंगे ये नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में। और केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में। अब केंद्रीय जो भारतीय भाषा संस्थान अलग है, हिंदी संस्थान अलग है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है, 17 जुलाई 1969 को स्थापित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय हिंदी संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल है वो चेन्नई में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, मैसूर में है, 17 जुलाई 1969 को स्थापित है। और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश में है। हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा का उल्लेख आपको आर्टिकल 343 में मिल जाएगा। 343(1) में बताया गया है कि अपने संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी वो देवनागरी होगी। सभी को पता होना चाहिए किस आर्टिकल में है, तो हिंदी है तो 343 में है। 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की बात हुई है। 343(2) में संविधान लागू होने के 15 वर्ष यानी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। ये प्रावधान था 343(2) में। अब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को ये देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को
एक राष्ट्रीय की आधिकारिक भाषा के तौर पर, राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, मत भूलना 14 सितंबर है। 1963 में राजभाषा कानून कब आया दोस्तों? 1963 में, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया था। तो राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करो अंग्रेजी को, ये पाबंदी थी। पहले राजभाषा के तौर पर अंग्रेजी भी इस्तेमाल हो रही थी, 1965 के बाद आप मत करो, खत्म कर दिया। 1963 में आया था राजभाषा कानून। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे पहले प्रयास किया था, वो नेहरू जी ने किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम्स में। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी को हुआ था, नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन, अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आ चुका है। एक 2022 में एग्जाम हुआ था, एसएससी का याद नहीं आ रहा है, उसमें अब हिंदी सम्मेलन प्रत्येक सेट में पूछा जा रहा था। हिंदी सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट कर दिया था उसमें, एसएससी एग्जाम में प्रत्येक सेट में एक सवाल आ ही रहा था। आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा वो एग्जाम था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये दोस्तों, फर्स्ट हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में। तो 12 के बारे में बता देता हूँ, इसलिए 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सेकेंड विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, पहला तो हो गया आपके नागपुर में, दूसरा हुआ है मॉरिशस में, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे फैक्ट बताऊंगा। अब मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। सेकेंड हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, पोर्ट लुइस 1976 में। थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1983 में, पहला 75 में, उसके बाद 76 में, फिर नेक्स्ट हो गया था 83 में, गैप आया काफ़ी। 1983 में नई दिल्ली में हुआ। और चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन दोबारा पोर्ट लुइस मॉरिशस में, सेकेंड पोर्ट लुइस मॉरिशस में, चौथा 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और पांचवा हुआ है ये पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबेगो में हुआ है 1996 में। अब पहला हुआ है 75 में, उसके बाद 76 में, तीसरा हुआ है 83 में, 83 के बाद 10 वर्ष बाद हो गया 93 में चौथा, और उसके बाद यहाँ पर 3 वर्ष बाद हो गया 93 के बाद 96 में वो त्रिनिदाद और टोबेगो में पांचवा। छठा हुआ है लंदन में, 6 मार दिया लंदन में, ठीक है, 6 मारा लंदन में, 99 में छक्का लगा दिया भाई। छठा 1999 में लंदन में यूके में हुआ। सातवां दोस्तों 2003 में हुआ, नेक्स्ट 4 वर्ष बाद सातवां 3 में हो गया, सातवां 3 में पारामारीबो सूरीनाम में हुआ। आठवां दोस्तों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है, आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में, 8-7, ठीक है, सातवां 3 में, आठवां 7 में न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। नौवां हुआ है 2012 में जोहान्सबर्ग, लेटेस्ट वाले लास्ट वाले याद रखिएगा सभी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर पोर्ट लुइस में 2018 में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है 2021 में होना था, कोविड के कारण अभी 2023 में हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नाडी में हुआ है 15 से 17 फरवरी 2023 को। और जो लेटेस्ट 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है ना, इसकी थीम क्या है? थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिजी में हुआ है। अब फिजी में आपको पता होगा हिंदी है वो एक आधिकारिक भाषा, भारत में आधिकारिक भाषा है ही है। और कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो वो है दोस्तों फिजी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मैरोनेशिया का एक द्वीप देश है जहाँ की आधिकारिक भाषा वो हिंदी है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी ये फिजी में हुआ है 2023 में। और 11वां हुआ था वो पोर्ट लुइस में हुआ था 2018 में। 10वां हुआ है 2015 में भोपाल में। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं दोस्तों राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके हैं। राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट की बात करें, लाठी खेला मार्शल आर्ट है। सवाल मैंने 3 से 4 एग्जाम इसको देखा है। लाठी खेला मार्शल आर्ट में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मार्शल आर्ट है जो पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों में, पश्चिम बंगाल और पंजाब में कौन सा मार्शल आर्ट होता है? तो भाई पंजाब में, बंगाल में खेला हो रहा है लाठी खेला। लाठी खेला पश्चिम बंगाल और पंजाब का मार्शल आर्ट है, विशेषकर पश्चिम बंगाल का है। पंजाब में भी पूछ लेते हैं 2 राज्य रेड करके तो आप पंजाब कहेंगे, बाकी एक सिर्फ पंजाब और बंगाल में सेलेक्ट करना तो आप पश्चिम बंगाल करेंगे। और पुलिन बिहारी दास आपको पूछ लें ये किससे संबंधित है? पुलिन बिहारी दास लाठी मार्शल आर्ट के ये कलाकार हैं। तो लाठी आपने पश्चिम बंगाल में खाई है, पंजाब में खाई है। तो पी पश्चिम बंगाल, पंजाब में लाठी खाइए। पी के भाई पी लाठी मत खाइएगा। लाठी खेला पंजाब पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट दोस्तों है
कलरी पाइटू वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना मार्शल आर्ट है कलरी पाइटू। न जाने कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से सवाल आ चुका है। केरल का मार्शल आर्ट है कलरी पाइटू। इसमें सभी युद्ध कलाएं की, ये जो मार्शल आर्ट है ना कलरी पाइटू, इसको सभी युद्ध कलाओं की, सभी मार्शल आर्ट की माता कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट, सभी युद्ध कलाओं की माता कहा जाता है कलरी पाइटू को। इनके जनक परशुराम को माना जाता है। कलरी पाइटू का अर्थ होता है युद्ध या कड़ी मेहनत करना। अब कलरी पाइटू युद्ध, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना कलरी पाइटू। अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियां नायर, एझावा के द्वारा किया जाता है। कलरी पाइटू का उल्लेख वडकन पट्टुकल में किया गया है, जो केरल के मालाबार क्षेत्र के चेकावोर के बारे में लिखे गए गाथा गीतों का एक संग्रह है, जो है वडकन पट्टुकल में किया गया है। कलरी पाइटू का उल्लेख, केरल का ये मार्शल आर्ट है, और ये जो मार्शल आर्ट को, ये सबसे पुराना है और इसे सभी मार्शल आर्ट की मदर कहा जाता है, सबसे पुराना, ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों थोड़ा मार्शल आर्ट। थोड़ा हिमाचल प्रदेश है। थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा आप हिमाचल प्रदेश में जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा मार्शल आर्ट है हिमाचल प्रदेश का, थोड़ा है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर तीरंदाजी कौशल पर आधारित है। थोड़ा है ना तीरंदाजी, अब तीरंदाजी मार्शल आर्ट थोड़ा में प्रयोग होती है। महाभारत के पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान संघर्ष के समय जब धनुष और तीर का उपयोग किया गया था ना, इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा मार्शल आर्ट में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का ये मार्शल आर्ट है, तीरंदाजी का इसमें उपयोग होता है। सिलंबम मार्शल आर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिलंबम है तमिलनाडु का। कुट्टू वर्षाई सिलंबम का अनआर्म्ड घटक है। तो कुट्टू वर्षाई भी एक तरीके से तमिलनाडु का मार्शल आर्ट हो जाएगा। सिलंबम है, कुट्टू वर्षाई है, ये तमिलनाडु का है। कुट्टू वर्षाई सिलंबम का अनआर्म्ड, बिना शस्त्र के, बिना शस्त्र का जब मार्शल आर्ट की जाती है तो वो कुट्टू वर्षाई है। बाकी सिलंबम शस्त्र से, ये तमिलनाडु का। सिलंबम और कुट्टू वर्षाई, भाई कुट्टू वर्षा सिलंबम तमिलनाडु। गटका है पंजाब का। गतका बोलो, गटका बोलो, गटक जाएंगे, पंजाब का है। गतका सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। गटका पंजाब का है। इबुअन कुश्ती मिजोरम की है दोस्तों। इम्बुअन कुश्ती, इम्बुअन कुश्ती मिजोरम, इम्बुअन कुश्ती मिजोरम। मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट कहाँ की है? मुष्टि युद्ध है वाराणसी की, यूपी की है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है मुष्टि युद्ध वाराणसी। प्रीखंडा बिहार की है दोस्तों। प्रीखंडा बिहार राजपूतों के द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट है। प्री का अर्थ है ढाल, खंडा का अर्थ है तलवार, तो ढाल तलवार। अब परी यानी ढाल याद रखिएगा, खंडा यानी तलवार याद रखिएगा। तो ढाल, और अब देखिए परी का अर्थ ढाल, खंडा का अर्थ तलवार है। तो प्रीखंडा आर्ट की चरण और तकनीकी प्रसिद्ध नृत्य शैली है, वो चाऊ नृत्य में देखी जाती है प्रीखंडा शैली। ये है बिहार की प्रीखंडा, वेरी इंपॉर्टेंट। मर्दानी खेल है महाराष्ट्र का। बोथाटी मर्दानी, ये महाराष्ट्र का है। मर्दानी मार्शल आर्ट, बोथाटी मार्शल आर्ट महाराष्ट्र की सशस्त्र भारतीय मार्शल आर्ट है। मर्दानी और बोथाटी महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट है। कट्ठी समूह, कट्ठी समूह है आंध्र प्रदेश की। कट्ठी, कट्ठी समूह, काथी समूह, ये काथी समूह मार्शल आर्ट है आंध्रा की। शाही सेनाओं के द्वारा अभ्यास किया गया। काथी का अर्थ है तलवार, काथी तलवार है। तो काथी समूह मार्शल आर्ट जिसमें तलवारों से लड़ना शामिल है, काथी समूह आंध्र प्रदेश, ठीक है, काथी समूह आंध्र प्रदेश। वर्मा कलई तमिलनाडु के हैं। इस वर्मा कलई में क्या होता है, एक तरीके से आयुर्वेद से रिलेटेड है ये वर्मा कलाई। इसमें आपके शरीर की जो दबाव बिंदु है उसको प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, मालिश वगैरह, पारंपरिक योग है, ये वर्मा कलाई से कनेक्ट है। वर्मा कलाई तमिलनाडु की, वर्मा कलाई तमिलनाडु, वर्मा कलाई तमिल, तमिल कलाई। नेक्स्ट है आदि मुराई मार्शल आर्ट कहाँ की है? तो ये है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु के कहीं ना कहीं कन्याकुमारी क्षेत्र की है। तो कन्याकुमारी क्षेत्र की है मार्शल आर्ट है, एक वर्मा कलाई का ही भाग है। आदि मुराई है, आदि मुराई है कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो आदि से अंत, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो यहाँ पर आदि हुआ, आदि से अंत कन्याकुमारी में, तो आदि से अंत, आदि से अंत कन्याकुमारी। आदि मुराई मार्शल आर्ट कन्याकुमारी की है। पाइका मार्शल आर्ट है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल आ चुका है। प्राचीन काल में किसानों को सैन्य प्रशिक्षण देने का काम करते थे पाइका इस मार्शल आर्ट में। ये उड़ीसा की मार्शल आर्ट है। हुयेन लालोंग मार्शल आर्ट है मणिपुर की। ये एक मैतेई मार्शल आर्ट है, ठीक है, इसका नाम है पूरा हुयेन लालोंग। हुयेन लालोंग में दो घटक है, एक है थांगटा, एक है सरित सारक। तो ये सरित सारक आपको पूछ ले, थांगटा पूछते हैं, हुयेन लालोंग पूछ लें, आप कहेंगे सभी में मणिपुर आंसर आएगा। मैतेई भाषा में हुयेन का मतलब होता है युद्ध और लैनलोंग का मतलब होता है ज्ञान या कला। तो हुयेन लैनलोंग यानी युद्ध कला कहेंगे, युद्ध ज्ञान कहेंगे। हुयेन लालोंग युद्ध ज्ञान, युद्ध कला। मणिपुर की मार्शल आर्ट है, इसके दो घटक है थांगटा और सरित सारक। अब थांगटा और सरित सारक की बात करूँ तो ये मणिपुर के हो जाएंगे। थांगटा का सवाल ऑलरेडी पूछा है कि थांग का मतलब क्या है। थांग का मतलब तलवार,
ठा का मतलब भाला है। अभी एक और मार्शल आर्ट है दोस्तों, इसका नाम है चेबी गाडगा। चेबी गाडगा है, ये भी मणिपुर की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है और ये युद्ध उपकरण में एक तलवार और ढाल यहाँ पर शामिल है। तो चेबी गाडगा भी मणिपुर की है, थांगटा भी मणिपुर की है, सरित सारक भी मणिपुर की है। एस्क्वे मार्शल आर्ट है, ये कश्मीर में तलवार से लड़ने वाली एक मार्शल आर्ट है, मध्य एशियाई। तो ये सभी 17 इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट में एक सवाल है, आपको बता दूं, एक सवाल पूछा गया था सीपीयू 2019 में, निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट नहीं है? तो ये था भवई, लेजिम, कलरीपायटू, छाऊ। तो इसमें दोस्तों भवई है, ये एक रंगमंच है, लोक रंगमंच है, मार्शल आर्ट नहीं है। लेजिम दोस्तों महाराष्ट्र का, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये भी मार्शल आर्ट है। तो ये सभी स्पेशल सभी कवर हो गए मार्शल आर्ट। अब दोस्तों ट्रेडिशनल स्पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ ले, बुल सर्फिंग, बफेलो रेसिंग, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ढोप खेल, गट्टा गुस्ती, होरी हवा, ये जो नाम है, जलीकट्टू है ना, कुट्टियम कोलुम, लंगड़ी, मलखंब, मुकना और या फिर सुर, वल्लम कली, ये जो एक तरीके से ट्रेडिशनल स्पोर्ट हैं, विशेषकर काफ़ी सारे साउथ के हैं। कहाँ से हैं? जैसे कि अट्या पाट्या जो स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट है, पारंपरिक खेल है, जिस प्रकार आप कहते हैं ना चतोलिया हो गया, कबड्डी है, खो खो है, ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट अपने, इसमें अट्या पाट्या ये महाराष्ट्र का एक स्पोर्ट है। अट्या पाट्या महाराष्ट्र, भाई अट्या पाट्या, अट्या पाट्या महाराष्ट्र के। बुल सर्फिंग है, बुल सर्फिंग एक फसल खेल दौड़ है जो फसल कटाई के बाद के मौसम के दौरान दक्षिण केरल के आनंदपली गांव में होता है। बुल सर्फिंग है, बुल को दौड़ाया जाएगा, केरल के आनंदपली गांव का है बुल सर्फिंग, एक पारंपरिक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है बुल सर्फिंग, केरल के आनंदपली गांव में। नेक्स्ट बफेलो रेसिंग की बात करें तो बफेलो रेसिंग भी केरल में होता है, बुल सर्फिंग भी केरल में होता है। केरल में काफ़ी ट्रेडिशनल स्पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। काला या फिर जो बफेलो रेसिंग को काला या पोथु पुट्टू मशरम भी कहा जाता है। तो पोथु पुट्टू मशरम, बफेलो रेसिंग, बुल सर्फिंग, ये केरल के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जिसका पहला संस्करण 2022 में हुआ। तो छत्तीसगढ़ के काफ़ी ट्रेडिशनल स्पोर्ट इसमें शामिल रहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर ढोप खेल की बात करें तो ढोप खेल जो एक पारंपरिक स्पोर्ट है, वो असम में बिहू के दिन एक बॉल गेम है, गेंद वाला गेम है। ढोप खेल असम में है, बिहू के दिन किया जाता है। ढोप खेल आपके असम में है, ढोप असम, ढोप खेल असम, याद रखिएगा। गट्टा गुस्ती केरल का है, गट्टा गुस्ती है केरल। पहलवानों को यहाँ पर गट्टा गुस्ती में फ्यालवान कहा जाता है। गट्टा गुस्ती केरल का, ढोप खेल असम का। भाई ढोप है, ढोप खेल आपने असम में किया है, समान नहीं है, ढोप है अलग अलग बोल, ढोप खेल असम में, समान नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों गट्टा कुश्ती केरल हो गया। होरी हब्बा है कर्नाटक का, हट्टी हब्बा, होरी हब्बा, सवाल आ चुका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। होरी हब्बा एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, ये कर्नाटक का है। कोबारी होरी प्रतियोगिता एक ग्रामीण खेल है जिसमें सैकड़ों मवेशियों और बैलों को भारी भीड़ के बीच में यहाँ पर मवेशियों और बैलों को दौड़ाया जाता है। ये खेल दीपावली उत्सव के दौरान भारतीय राज्य कर्नाटक के शिवमोगमा, हावेरी और उत्तर कन्नड़ जिलों में किया जाता है। तो होरी हब्बा कर्नाटक का, ध्यान रखिएगा, हट्टी हब्बा, होरी हब्बा कर्नाटक का। नेक्स्ट दोस्तों इंसु कंवर, तो इंसु कंवर है मिजोरम का, इंसु कंवर मिजोरम का, ध्यान रखिएगा, मिजोरम है, इंसु कंवर मिजोरम में। सवाल आ चुका है। जल्लीकट्टू आपने सुना होगा, इसे दोस्तों जल्लीकट्टू को मंकुविरटू भी कहा जाता है और शेरी थजुवुथल भी कहा जाता है। तो शेरू थजुवुथल या फिर जल्लीकट्टू या मंकुविरटू, ये तमिलनाडु का स्पोर्ट है। बैल एवं मानव की इसमें लड़ाई होती है जल्लीकट्टू में, तमिलनाडु का। कुट्टियम कोलुम केरल का है, कोट्टियम कोलुम केरल का। नेक्स्ट लंगड़ी है, ये एक पारंपरिक भारतीय मैदानी खेल है जो पांड्यन राजवंश में खेला गया था और इस लंगड़ी को नोंदिया अट्टम भी कहा जाता है जो हॉप्स कॉच के समान होता है। मलखम की बात करें तो ये एक मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। मलखम याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। 9 अप्रैल 2013 को ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित हुआ है। मल्ल है, ये बलवान या योद्धा, मल का मतलब खम्भ यानी खंबा, यानी यहाँ पर खिलाड़ी लकड़ी की एक ऊर्ध्व खंभे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाएंगे। खेलों के प्रवर्तक है मलखम्भ के, वो वल्लभ भट्ट देवधर है। मलखम्भ की अकादमी है, एकेडमी है, वो उज्जैन में है। तो मलखम्भ मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। मुकना मणिपुर का है, मुकना जो स्पोर्ट है मणिपुर का है और ये जो मुकना स्पोर्ट है लाई हारोबा उत्सव के आखिरी दिन खेला जाता है। नेक्स्ट बात करूँ पाम्ब्रम लट्टू या फिर बोंगरम, पाम्ब्रम बोंगरम, ये बंगाल में है, ठीक है। सुर की बात करें तो ये दोस्तों सुर हैं, अवध क्षेत्र के गांवों में बच्चों के बीच लोकप्रियता, सुर एक स्पोर्ट था। नेक्स्ट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है,
ये है वल्लम कली अभी हाल ही में हुआ है। ये एक स्नैक बोट रेस होती है और ये वल्लम कली कहें, स्नैक बोट रेस कहें, केरला में होती है और यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। 6-7 लाख रुपए की ट्रॉफी होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है। 1952 में इसकी शुरुआत हुई है और प्रत्येक वर्ष ये पुनम्बाड़ा झील है ना, जो पुनमड़ा झील वहाँ पर होती है। पुनमड़ा झील वल्लम कली रेस होती है। स्नैक जैसी बोट, लंबी लंबी बोट होगी। 100 के आसपास लोग उस बोट में रहेंगे। 4-5 बोट हैं, क्लब बने हुए हैं, जो पीबीएम यूबीएम इस प्रकार क्लब हैं वो बनाए हुए हैं और 4-5 क्लब खेलते हैं इसमें। वल्लम कली बोट रेस केरल की है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी झील में है? तो पुनामड़ा झील में। नेक्स्ट दोस्तों, युब्बी लाक्पी, ये एक स्पोर्ट है। युब्बी लाक्पी मणिपुर का है। मणिपुर में नारियल का उपयोग करके एक तरीके से फुटबॉल खेला जाता है जिसका नाम है युब्बी लाक्पी मणिपुर का। तो ये प्रमुख 17 है ट्रेडिशनल स्पोर्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट आपका टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ। विशेषकर 4 बौद्ध संगति हैं, 2 और हैं, 6 हो जाती है टोटल। तो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति में इनसे बार फैक्ट से सवाल नहीं आएगा, सभी आपको बता देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? एक तो पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, तो 483 में। दूसरी कब हुई? तो 383 में। ये आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगति हुई कहाँ पर थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये बौद्ध संगति बुलाई गई थी। फर्स्ट बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप उपली प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अध्यक्ष महाकश्यप उपली। शासनकाल था उस समय अजातशत्रु का, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के काल में। इस संगति में बुद्ध के उपदेश को विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। तो बुद्ध के उपदेश विनय पिटक और शुद्ध पिटक में किस बौद्ध संगति में संकलित हुए हैं? तो प्रथम बौद्ध संगति में ही विनय पिटक और शुद्ध पिटक है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पिटक में, अब शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को और शिष्यों के लिए निर्धारित नियम है वो विनय पिटक में लाए गए। और बुद्ध के शिष्य आनंद ने शुद्ध पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया है। आनंद ने शुद्ध पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। तो ये हो गई प्रथम बौद्ध संगति। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई है। 483 ईसा पूर्व में हुई है। महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में हुई है। अजातशत्रु के काल में हुई है। विनय पिटक शुद्ध पिटक प्रथम बौद्ध संगति में ये संकलित हुए हैं। नेक्स्ट सेकेंड बौद्ध संगति है। ये 383 ईसा पूर्व में, प्रथम 483, सेकेंड 383। और सेकेंड जो बौद्ध संगति हुई है वो वैशाली में हुई है। वैशाली में हुई है। अध्यक्ष इसके शिवकामी है। वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। राजा कालशोक के संरक्षण में, ये शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक है ना, इनके संरक्षण में हुई है। और इस सेकेंड बौद्ध संगति में विनय पिटक और अनुशासन के नियम में विवाद के कारण इस संगति में बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंगिक नामक 2 भागों में विभाजित हो गया था। सेकंड में 2 भाग हो गए थे, एक स्थावीर और एक महासंगिक नामक 2 भाग में विभाजित हो गया था। तो ये सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में हुई है 383 ईसा पूर्व में। जो सब कामी, सेकंड में सब काम नहीं हुए। प्रथम महाकश्यप उपाली, सेकंड सबकामी प्रथम महाकश्यप उपाली, सेकंड सबकामी। ठीक है, महाकश्यप पहला है तो महान है, पहली तो महान है तो महाकश्यप। सेकंड है, सेकंड में सब काम होने चाहिए। सेकंड आपने अटेम्प्ट दिया है तो होना चाहिए, तो सबकामी इसका अध्यक्ष था। और प्रथम में अजातशत्रु और सेकंड में कालाशोक। ठीक है, ये इनके संरक्षण में हुई है। विनय पिटक और प्रथम में तो वो 2 अलग अलग थे। यहाँ पर ये विनय पिटक और इसके अलावा स्थावीर और महासंगिक 2 भाग विभाजित हो गया था, इसमें भी विवाद हो गया था विनय पिटक में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई है? तो 250 ईसा पूर्व में हुई है। 383 के बाद 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई है। भाई तीसरा है पाटलिपुत्र में। दूसरी हुई थी आपके वैशाली में। पहली हुई थी राजगृह में। पहला तो राज किया आपने, पहली बौद्ध संगति में आपने राज किया है। और दूसरी में आपने क्या किया? दूसरी में आपने विशाल राज किया, तो विशाल राज किया, राज स्टार्ट किया। दूसरी में उस राज को बहुत विशाल कर दिया। पहली में राज किया, राजगृह। दूसरी में राज को विशाल किया। तीसरी में विशाल किया तो उनके पुत्र आ गए, पाटलिपुत्र में होगी तीसरी। ठीक है, तो राजगृह दूसरी में आपकी वैशाली में हुई, आपने विशाल कर दिया राज को और पुत्रों को दे दिया पाटलिपुत्र को 250 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष है मोगली पुत्र, पुत्रों को दिया तो मोगली पुत्र, कहीं पुत्र आ रहा है इसमें भी। अशोक के काल में, अब तीसरी हुई है अशोक के काल में। 3 अशोक, 3 1 2 3 अशोक, तीसरी अशोक के काल में। और इस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ है एक तरीके से।
त्रिपिटक यहाँ पर बन चुके हैं। अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया जाना लगा। संघ भेद रोकने के लिए कठिन और कठोर नियम बनाए ताकि भेद न हो। और अभिधम्म पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगति में हुआ है? सुत्त पिटक विनय पिटक का तो पहली में ही हो गया था, दूसरी में कुछ विवाद हो गया था, फिर तीसरी में कठोर नियम बनाए गए और तीसरी बौद्ध संगति में एक और यहाँ पर पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, तो त्रिपिटक हो चुके हैं। तृतीय बौद्ध संगति है पाटलिपुत्र है, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के काल में हुई है। चौथी बौद्ध संगति कब हुई है? 72 ईसा में। 250 में तो तीसरी हो गई, अब चौथी 72 में हुई है, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई है। अब आपकी पहली बौद्ध संगति राज में, उसके बाद वैशाली में, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, चौथी आपका कुंडलवन कश्मीर में, चौथी आप कश्मीर चले गए, स्वर्ग चले गए चौथी में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई है और इस संगति के अध्यक्ष हैं वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। ध्यान रखना, वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था, तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई जो कुषाण वंश के शासक है। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। दो धर्म में, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान। कौन से संप्रदाय में? पहली में तो शुद्ध पिटक विनय पिटक में संकलित हुआ, और चतुर्थ में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका का भी संकलन किया गया चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि 72 ईस्वी में हुई है। और वसुमित्र और अश्वघोष हैं इसके एक तरीके से अध्यक्ष थे। कनिष्क के काल में हुई है चतुर्थ बौद्ध संगति, हीनयान और महायान ध्यान रखना है। और पांचवी और छठी बौद्ध संगति भी देख लीजिएगा। पांचवी बौद्ध संगति हुई है 1871 में और छठी बौद्ध संगति अभी 1954 में हुई है। राजा मिंडन मीन के संरक्षण में हुई है। मांडली ब्रह्मा में हुई है पांचवी बौद्ध संगति। इस संगति के दौरान बुद्ध की सभी शिक्षाओं की विस्तृत व्याख्या और व्यवस्थित जांच की गई है। और इसके अध्यक्ष पांचवी के थे वो जगर भिवामशा, नारिंद धीमसा और सुमंगलस्मी। तो ये पांचवी बौद्ध संगति जो मिंडन मीन के संरक्षण में, पांचवी मिंडन मीन के संरक्षण में मांडली बर्मा में 1871 में हुई है। और छठी बौद्ध संगति 1954 में हुई है, ये भी बर्मा में हुई है। छठी भी बर्मा के काबाई यंगून में हुई है। पांचवी मांडले में हुई है, छठी काबाई यंगून में हुई है। और जो छठी बौद्ध संगति 1954 में हुई है, ये ब्रह्मा सरकार के संरक्षण में प्रधानमंत्री युन्नू, छठी युनू के नेतृत्व में आयोजित इस संगति की अध्यक्षता महर्षि, ये अध्यक्षता किसने की है छठी की? तो ये की है छठी की छयादव ने की है। छठी की विशित सारा भिवामसा ने की है। संगति का आयोजन बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया 1954 में। आयोजन है वो धम्म और विनय पिटक को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया, धम्म और विनय पिटक को। इस संगति के दौरान महापाषाण गुहा का भी निर्माण किया गया, जो भारत के सप्तपूर्णी गुफा के समान है। महापाषाण गुहा का निर्माण छठी में हुआ, ध्यान रखना, महापाषाण गुहा छठी में निर्मित हुई है। ब्रह्मा के काबाई यंगून में 1954 में युन्नू प्रधानमंत्री के संरक्षण में ये हुई है छठी बौद्ध संगति, जिसमें धम्म और विनय पिटक को संरक्षित किया गया और महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया। पांचवी बौद्ध संगति भी मांडले ब्रह्मा में 1871 में हुई है और इसमें कुछ व्याख्या की गई है बौद्ध की सभी शिक्षाओं की। तो ये सभी आपके आज लगभग 7 टॉपिक कवर हो गए हैं। नेक्स्ट अपना स्टैटिक जीके का आएगा, ये सभी टॉपिक कवर कर लेंगे। इसी प्रकार चलते रहेंगे स्टैटिक जीके, कभी कभार सब्जेक्ट के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक 50 वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। वैसे कहने को तो आपका 50 है, काफ़ी टॉपिक कवर हो जाते हैं क्योंकि एक वीडियो में देखिए आपके आज इतने टॉपिक कवर हो चुके हैं। एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। और बाकी यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है। यदि नहीं दे रहे हो तो अभी भी टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके डेली मॉक टेस्ट दिएगा और अपना स्कोर को बूस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।